हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आप रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में लेटेस्ट तहरीरें, नॉवेल्स ऑडियो की शक्ल में सुनते रहते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है दिल के दरीचे और जिसे लिखा है आमना शफीक ने। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। शेयर करना अपने दोस्तों को मत भूलिएगा ताकि मेरे काम की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें और नॉवेल्स ऑडियो की शक्ल में पेश करती रहूं। चलें गाइस, शुरू करते हैं दिल के दरीचे। सूरज अपनी सारी आबोताब, सारी रोशनी लिए गरूब हो रहा था। उसका वक्त पूरा हो चुका था। उसे अब जाना था ताकि चांद अपनी चांदनी से लोगों के डूबे हुए दिलों में चांदनी का दिया जला सके। उसकी नम आंखें ढलता सूरज देख रही थी। उसको लगता सूरज उसके सारे दुख सुनता है। पिछले कई महीनों से वो रोज ये मंजर देखने बाकायदगी से आ रही थी। ढलता सूरज उसके दिल पर गहरा असर छोड़ता था। उसे लगता था जैसे जैसे सूरज गुरूब होता और सारी दुनिया की रोशनी मदम हो जाती है, वैसे ही उसका दिल उसके गमों की दास्तान सुनाने लगता है। जैसे सारे चरिंद परिंद शाम को खामोश होकर घर लौट जाते हैं, वैसे ही वो भी अपना मशीनी अंदाज में गुजरता दिन खत्म करके घर लौट जाती है। उसकी दोस्ती अपनी माँ के अलावा चीजों से थी, फकत चीजें बेजान जो सब सुनती हैं पर कहती कुछ नहीं। लेकिन उसे अच्छा लगता था अपनी मनपसंद चीजों को तकना। कुदरत के हसीन नजारों से उसे मोहब्बत थी। वो चुपचाप कितनी ही देर बैठकर उन चीजों को देखती रहती जो कभी ना थकती। हाँ, क्योंकि वो उसकी आंखों को खैरा करती थी, ना कि इंसानों की तरह उसकी जात को रेजा रेजा करके मट्टी में मिला देती। बाबा बाबा, गाड़ी का हॉर्न सुनते ही वो फौरन कमरे से निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए बाहर की तरफ भागी। आराम से भी कर लिया करो कोई काम, फाखरा मुर्तजा, उसकी मामा ने पीछे से हाँक लगाई। वो सुनी अनसुनी करके बाहर भागी। खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। पीछे फाखरा बेगम ने अपना सर पीट लिया। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। बाबा, आप आ गए? वो सीधा जाकर गाड़ी से निकलते मुर्तजा साहिब के गले लगी। मेरी गुड़िया। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़े। लेकिन वो वही खड़ी शिकवें, शिकायतें, किस्से, कहानियां छेड़ बैठी थी। बाबा, आपने इतनी देर लगा दी। इस दफा आपको मैं बिल्कुल याद नहीं आती। मैंने आपको बहुत मिस किया। एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई और मेरी तैयारी। वो बिना रोके बोली जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसे सुन रहे थे। खुदा, मामा बाहर आई और सीधा उसे पचकारा। देख नहीं रही वो सफर करके आए हैं? तुम भी फौरन शुरू हो जाती हो। अंदर तो आने दो उन्हें। उनकी डांट पर वो जरा धीमी पड़ी। चलो अंदर बैठ कर सुनाओ मुझे बाकी बातें, मुर्तजा साहिब ने फौरन कहा और उसे अंदर ले आई। बस अब शुरू हो जाएंगे बाप बेटी, मैं तो नजर ही नहीं आती इनको, वो पीछे से बुरबुराई। बेगम साहिबा, आप भी आ जाएं, आपका ही घर है ये, मुर्तजा ने जाते हुए पीछे मुड़कर कहा तो वो सर झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गई। पिछले 1 घंटे से बैठी वो 1 महीने में की जाने वाली एक एक बात, एक एक वाकया सुना रही थी। मुर्तजा साहिब काम के सिलसिले में शहर से अमूमन बाहर रहते थे। उनका जाती घर कराची में था, जहां वो, उनकी बेगम और इकलौती बेटी रहते थे। इस दफा उन्हें काम की वजह से 1 महीना दूसरे शहर में लग गया। खुदा, तुम्हारी जुबान को आराम नहीं है? उन्हें खाना खाने दो अब। मामा ने उसे हल्का सा डपटा और उसकी प्लेट में सालन डाला।
मामा, बाबा इतने दिन बाद आए हैं, मैं अब बात भी ना करूं अब। एक हाथ गाल पर रख कर माँ को देखते हुए उसने मुंह बसोरा। मुर्तजा साहिब बस मुस्कुरा दिए और खाना खाने लगे। हुदा के 8वीं जमात के इम्तिहानात होने थे। वो अपनी तैयारी के बारे में बता रही थी कि उसकी नजर अपनी प्लेट पर पड़ी। आलू गोभी। उसका मुंह हैरत से खुल गया। अगले ही लम्हे उसने प्लेट दूर खिसकाई। मामा, सब्जी क्यों पकाई है? आपको पता है मुझे नहीं पसंद सब्जी। फिर भी सिया आंखों की चमक मध्यम हुई। तुम्हारे बाबा को पसंद है इसलिए पकाई है। चुप करके खा लो, नखरे नहीं करते। लेकिन मामा, हुदा। उन्होंने टोक कर नजरों से उसे खाना खाने को कहा, लेकिन वो रोती सूरत बनाकर खाने की मेज से उठ गई। मुझे नहीं खाना, मैं भूखी रह लूंगी। किसी को मुझसे प्यार ही नहीं। वो इकलौती थी, थोड़ी जज्बाती सी। वो फौरन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी जो उसके कमरे की जानिब जाती थी। खुदा, बाबा की आवाज पर वो रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। जानती थी कोई है जो उसे मना लेगा। मेरी प्यारी सी गुड़िया। किसने कहा कोई प्यार नहीं करता? वो उठकर उसके सामने खड़े हुए। मैं करता हूँ ना अपनी गुड़िया से अब से ज्यादा प्यार। चलो जल्दी से आ जाओ, हम बाहर चलते हैं खाने। उन्होंने बेहद प्यार से कहा। अरे कोई जरूरत नहीं है, आप अभी आए हैं, बच्ची है यूं ही जिद कर रही है। फाखरा ने फौरन टोका। फाखरा, इट्स ओके। रिश्तों में थोड़ा सा मान बहुत मायने रखता है। चलो बेटा चलें। उनकी बात पर वो दिल खोल कर हंसी थी। बाबा जी, गुड़िया खुदा आपसे इतना सारा प्यार करती है। मैं भी इतना सारा प्यार करता हूँ आपसे, उन्होंने भी उसके अंदाज में कहा। उसको हंसता देखकर उसके बाबा भी मुस्कुरा दिए। बिगाड़ रहे हैं आप लड़की को, फाखरा कहे बगैर ना रह सकी। लेकिन ये बाप बेटी उनकी बात सुनते ही कब थे, फौरन बाहर निकल गए। आ जाएं आप भी, बाहर की हवा खा लें, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुर्तजा की बात पर वो सर झटक कर बाहर निकल आई, जबकि हुदा हंसने लगी। मामा, मैं आयशा आपी की तरफ जा रही हूँ। वो अपनी किताबें संभालती हुई कमरे से निकली। जाओ जल्दी आ जाना, उन्होंने किचन में काम करते हुए जवाब दिया। आयशा उसके बराबर वाले घर में रहती थी। उनके घर वालों के साथ अच्छा मेल जोल था। आयशा हुदा से उम्र में कुछ साल बड़ी थी। उसे पढ़ाई में मसला होता तो वो सीधा आयशा के पास जाती। अपनी हर बात वो आयशा से करती थी। अरे गुड़िया आई है। दरवाजा खोलकर उसे देखते ही आयशा ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। वो भी उसे प्यार से गुड़िया कहती थी। हाँ जी, गुड़िया आई है। कैसे हैं आप? उसने हंसते हुए पूछा। साफ चेहरे पर मासूमियत का राज, स्याह गहरी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें और होंठों पर मुस्कुराहट। वो हंसते हुए दिल को बहुत भली लगती थी। मैं भी ठीक हूँ, आ जाओ। उनके साथ चलती वो लॉन में आ बैठी। इधर कैनवस और पेंट देखकर हुदा फौरन लपकी। क्या बना रही हैं? अभी कुछ शुरू नहीं किया, सोच ही रही थी कि तुम आ गई। आयशा ने पेंट इकट्ठे करके एक तरफ रखते हुए बताया। अच्छा तो क्या बनाएंगी? उसने आंखें पटपटा कर पूछा। आयशा कुछ देर उसे देखकर सोचती रही, फिर बोली, तुम्हारी गहरी आंखें। उसने आंख दबाई। उनकी बात पर हुदा को कहका गूंज उठा। हा हा हा, आप भी हंस क्यों रही हो? आप भी बस रहने दे। आप शीशे में देखें जाकर और एक प्यारी सी लड़की की आंखें पेंट करें। हुदा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तो तुम्हारी ही बनाऊंगी, गहरी स्याह झील जैसी जिसमें कोई खो जाए तो वापस ना आ सके। आयशा उसकी आंखों की तरफ देखकर कह रही थी। तौबा, आपको तो शायरा बन जाना चाहिए। हुदा ने आंख दबाई। छोड़ो ये सब, निकालो किताब अपनी, सारा मूड खराब कर दिया है, उन्होंने मसनूई खुफगी से कहा तो उसने हंसी जब्त करते हुए किताब खोल ली। आंटी और अम्मी वगैरह कहाँ हैं? हुदा ने किताब से नजर उठाकर पूछा। पढ़ाई के दौरान वो पढ़ते कम और बातें ज्यादा करते थे। सास और बहुएं कुछ शॉपिंग करने गई हैं, आयशा ने पेंट का ढक्कन खोलते हुए बताया। आप क्यों नहीं गई?
यार उनको कुछ सामान लेना था इसलिए गई हैं। मैं क्या करती जाकर, उसने मसरूफ से अंदाज में बताया। अच्छा यूं कहे ना कि आपकी मंगनी की शॉपिंग करने गई हैं। हुदा उन्हें छेड़ने के फुल मूड में थी। हस्बे तवक्का आयशा का चेहरा सुर्ख हुआ तो उसने हुदा को पचकारा। किताब पर ध्यान दो, बातें ना करो, समझी? वरना एक दूंगी कान के नीचे। ओए होए! इससे पहले कि हुदा कोई जुमला कहकर उसका चेहरा और सुर्ख करती, आयशा ने घूड़ी से नवाज कर उसको चुप करवाया। वो हंसते हुए किताब पर झुक गई। आयशा का रिश्ता उसे रिश्तेदारों में तय हो चुका था। ये घर उसके दादा का था, शुएब अहमद खान। ये एक अमीर घराना था। उनके अबाओ अजदाद के गांव में कई खानदानी ज़मीनें थी, लेकिन इसके अलावा भी उसके दादा ने शहर में कारोबार जमा रखा था, जो उनकी वफात के बाद उनके बेटे चला रहे थे। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। बड़े बेटे सफ़ीर का एक इकलौता बेटा था, जो पढ़ाई की गर्ज से बैरूने मुल्क था, जबकि छोटे बेटे ज़हीर के 3 बच्चे थे। आयशा और उसके 2 भाई, एक भाई गांव में होता था जबकि दूसरा दूसरे शहर में डॉक्टरी की तालीम ले रहा था। आयशा अभी पढ़ रही थी और अनकरीब ही उसकी मंगनी होने वाली थी। उसे किताब में मगन देखकर आयशा ने चुपके से पेंट ब्रश उठाया और कैनवस पर रंग बिखेरने लगी। उसकी आंखें तो वो पेंट करके रहेगी, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए सोचा। अगले ही लम्हे वो किताब से सर उठाकर आयशा को बाबा के आने के और कल हम बाहर गए वगैरह वाले किस्से में शुरू कर बैठी थी। आयशा ने अपना सर पीट लिया और पेंट ब्रश छोड़कर उसकी बातें सुनने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कानों में हंसी की आवाज गूंज रही थी। बाबा भागने की वजह से उसे सांस चढ़ आया तो रुक कर गहरे सांस लेने लगी। गुलाबी चेहरे पर नाक सर्दी से सुर्ख हो रही थी। गहरे सांस लेकर वो दोबारा हंसने लगी। हंसने की वजह से उसके बाल बिखर कर आगे आ गए। वो छत का दरवाजा खोलकर अंदर आई। वो हंसी अब मदम हो गई थी। चुपचाप रेलिंग पर हाथ जमा कर वो चांद को तकने लगी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पीछे कोई इस चांदनी में नहाए चेहरे को महव होकर देख रहा था, मगन, हालते इस्तगराक, हालते इश्क। उसे तकते रहना पिछले कुछ दिनों से उसका बेहतरीन मशगुला था। दीवार की मुंडेर पर कोहनियां टकाए वो उसे देखने में मसरूफ था। वो इस बात से बेखबर चांद को देखती सोचों में घिरी खड़ी थी। वो सोच रही थी कि उसके प्यारे उससे दूर हो गए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई बहुत प्यार से उसकी जिंदगी में रंग बखेरना चाहता है। फोन की घंटी ने उसे झंझोड़ कर सोचों से निकाला। उसने फौरन पलट कर देखा। दूसरी बेल होते ही आवाज का गला घोंट दिया था। यहाँ कौन होगा? वो सोचते हुए इधर उधर देखने लगी। कोई नजर आया तो वो चुपचाप सीढ़ियों की तरफ चल दी। आज चांद के साथ बस इतना सा साथ था। अभी ये ना चीज मारी जाती, सारा काम खराब हो जाता। पीछे खड़ा शख्स फोन को घूरते हुए बुड़बुड़ाया। अहमद हमेशा गलत वक्त पर एंट्री मारता है। बुरे मूड के साथ वो भी इस जगह को तकते हुए वापस मुड़ गया, जहां कुछ देर कबल वो खड़ी थी। दिल के दरीचे सुनसान हैं, आए कोई दिल पर इस तरह तरह छा जाए कोई, तन्हाइयों को दिल से मिटाए कोई, इस दिल में आकर बस जाए कोई, सब भुलाकर मेरा हो जाए कोई, दिल में बोरिया बिस्तर आकर डाल दे कोई। उसके गुनगुनाहट के जवाब में आहद ने हंस कर जुमला कसा और उसका सारा मजाक किरकिरा कर दिया। वो अभी ऑफिस में दाखिल हुआ था। तुम्हें आज कुछ खास तकलीफ नहीं हो रही? उसने आहद को घूरते हुए कहा। अपने बारे में क्या ख्याल है मिस्टर एंग्री बर्ड? किन चक्रों में हो? उसकी सरगर्मियों पर आहद ने चोट की तो वो हंस पड़ा। उसकी हंसी भी उसकी तरह दिलकश थी, शायद इसलिए वो कम हंसता था।
तुम मेरी इंक्वायरी कर रहे हो? उसने आबरू उचका कर पूछा। ब्लू जीन्स पर सफेद टी शर्ट पहने वो फ्रेश मूड में नजर आ रहा था। माथे पर गिरे बालों को हाथ से पीछे करके उसने आहद को देखा। चक्कर क्या है बहू? आहद उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता था। अभी चक्कर शुरू नहीं हुआ, उसने आराम से जवाब दिया। व्हाट? अहमद का तो मुंह खुल गया। घुन्ने मिसने क्या सीन है, बता जरा। वो उठकर उसके आगे आ खड़ा हुआ। आहद उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वो बेतहाशा हैरान हो रहा था। बैठ जा, बताता हूँ। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, बस हल्की सी फुहार शुरू हुई है। वो जानबूझकर अल्फाज बदल रहा था, जानता था आहद चिढ़ जाएगा। बेटा, हल्की सी फुहार के बाद ही सही सीन शुरू होते हैं, जल्दी से तफसील बता। अब के उसने गुस्से से बोला तो उसने चेयर आगे खिसकाते हुए कोहनियां मेज पर टकाई, बालों में हाथ फेरा और बोला, ओके सुनो। उसकी गहरी ब्राउन आंखों में जुगनू जगमगाए थे। आहद मुंह खोले उसे देख रहा था। जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। इसका असूल ये है कि इसके बहाव के साथ हर एक को चलना ही पड़ता है, राजी खुशी या मजबूरन, घसीट घसीट के, लेकिन चलना पड़ता है। हुदा अब मैट्रिक अच्छे इम्तिहानात से पास करके फर्स्ट ईयर में आ चुकी थी। उसके बाबा ने पिछली जॉब छोड़कर अपना छोटा कारोबार शुरू कर दिया था, जो ठीक ठाक चल रहा था। जिस घर में वो रहते थे वो उन्होंने फाखरा के नाम कर रखा था। आज खाने पर मुर्तज़ा साहिब के बड़े भाई जहीर खाने पर मौजूद थे। जब से भाई का कारोबार जमा था, जहीर साहिब की भाई के साथ खूब बन रही थी। सिर्फ यही नहीं, वो भाई के साथ कारोबार भी करने लगे थे। खाने की मेज पर सब बैठे खुशगपियों और खाने में मसरूफ थे। दावत होने की वजह से हुदा का मनपसंद खाना भी मौजूद था, तो वो बड़ी रुगबत से बैठी खा रही थी। अरे हुदा गुड़िया, और लो ना। आसिम उसके ताया जात ने बिरयानी की प्लेट आगे की। नहीं भाई, अभी मेरी प्लेट भरी हुई है, आप खा लें, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो उम्र में उससे 15 साल बड़े थे। ओके, वो अपने लिए डालने लगे। दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बेगमात एक दूसरे को किसी पुरानी जान पहचान वाली औरत के किस्से सुना रही थी। हुदा गुड़िया, ये कबाब लो ना, उन्होंने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। ये लो गुड़िया, उन्होंने खुद ही उसकी प्लेट में कबाब रख दिया। भाई, मुझे गुड़िया ना बोलें, ये निक सिर्फ उनके लिए है जो मुझे अजीज हैं, उसने दो टोक लहजे में कहा। आसिम ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। क्या था उसकी आंखों में? काश वो अपनी प्लेट से नजर हटाकर उनकी तरफ देख लेती तो बहुत कुछ खराब होने से रोक लेती। फाखरा ने उसका लहजा नोट करके फौरन कहा, अरे आसिम, ये लो ना। उन्होंने ट्रे आगे खिसकाई, जो आसिम ने चुपचाप थाम ली। नजरें अब भी हुदा की तरफ थी। इकलौती औलाद ही है ना, बस थोड़ी सी जिद्दी है। इस उम्र में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। हमारा अगर बेटा होता तो इस वक्त अपने फ्यूचर के लिए कोई अच्छा फैसला करता, बाप का हाथ बटाता। बहुत ख्वाहिश थी मुझे कि बेटा हो, लेकिन अल्लाह ने। फाखरा अपनी जेठानी से आहिस्ता आवाज में कह रही थी, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही हुदा खाना छोड़कर उठी और कमरे की तरफ चली गई। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि उसकी माँ के दिल में ये बात थी कि उनका बेटा नहीं है, और वो ये बात जब भी मुंह से कहती उसे लगता वो उसे पाकर नाखुश हैं। उन्हें बेटा चाहिए था। ये बात हुदा जब भी सोचती उसका दिल दुखता कि उसकी वजह से वो नाखुश हैं। शायद इसलिए वो उसे डांट देती थी, और यही सोच हुदा को उनसे दूर कर रही थी और उसे खुद सर बना रही थी। क्या लोग नाशुक्री नहीं छोड़ सकते? जो हमें अता किया गया है ये अल्लाह की रज़ा है, हमें इस बात से इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। बहुत सी सोचें इंसान सोच सोच कर अपना दिल ख्वामख्वाह जलाता रहता है।
उसकी आंख यकदम खुली थी। अंगड़ाई लेते हुए उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और टाइम देखा। अलार्म बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे और वो हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। 1-2 मिनट फोन देखने के बाद उसने फोन दराज में रखा और दोबारा कंबल मुंह तक खींचकर लेट गया। जानता था अभी कोई आएगा और हर रोज की तरह उसे प्यार से उठाएगा। कंबल के अंदर ख्वाबीदा चेहरा मुस्कुरा रहा था। अगले ही लम्हे कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो उसके बिस्तर के करीब आकर बैठी और उसे प्यार से उठाया। लेटे हुए वजूद में हल्की सी जुम्बश भी ना हुई। उन्होंने सर झटका। हादी बेटा, मैं भी तुम्हारी दादी हूँ। कमरे में नहीफ सी नसवानी आवाज गूंजी और अगले ही लम्हे हनीफा बेगम ने एक झटके से उसका कंबल खींचा और उसका कान पकड़कर उसे उठाया। हाय दादी, कमरे में मसनूई आह उभरी। बिखरे बाल, आंखों में नींद, उठी हुई नाक और लबों पे शरारत भरी मुस्कुराहट दबाए वो उन्हें देखते हुए उठ बैठा। 25 साल का होने वाला हूँ और आप कान खींच कर उठा रही हैं। उसकी एक्टिंग अरूज पर थी। दादी हूँ तुम्हारी, मुझे बनाओ मत, जाग रहे थे ना, ड्रामेबाज कहीं का। उन्होंने प्यार से उसके सर पर चित लगाई। वो एकदम हंस पड़ा। अपनी दादी से लाड नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? उन्हें प्यार से गले लगाते हुए उसने कॉर्ड से कहा। सारी दुनिया के साथ उसका सलूक जैसा भी हो, उखड़ा लिया दिया, अच्छा या बुरा, जैसा भी, लेकिन दादी के लिए उसके दिल में खास मुकाम था। वो उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करता और अपने सारे लाड उनसे उठवाता। अपनी बेगम से करना लाड। अब जल्दी उठो, फजर की जमात होने वाली है, मैं भी जाकर पढ़ूं नमाज। वो उठी तो वो भी फौरन उठा। बेगम वाली बात पर हंसते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसकी दादी ने उसे नमाज और कुरान का पाबंद बनाया हुआ था। फजर पर वो खुद उसे उठाने आती और नमाज के बाद जब वो वापस आता तो उससे कुरान की तिलावत सुनती। बिलाशुबा उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। फारिग होकर अगला आधा घंटा वो बाहर निकल जाता और जॉगिंग करता। अपनी किताबें थामे वो तेजी से खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। हवा से उड़ते बालों को उसने हाथ से कान के पीछे किया। उफ! बाहर आते शख्स से जोरदार टक्कर हुई थी। किताबें गिरी तो गिरी, वो भी धड़म से जमीन पर गिरी। उसका सर घूम कर रह गया। बेबी देख कर चला करो, मुकाबिल शख्सियत ने संभलते हुए कहा। लगी तो उसे भी थी। देखकर खुद नहीं चलते लोग और दूसरों को लेक्चर देने आ जाते हैं। हुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर हिसाब बराबर करते हुए किताब उठाई और खड़ी हुई। और कुछ लोग बड़ी बड़ी आंखें होते हुए भी देखकर नहीं चलते। अपने नीचे गिर जाने वाले सन ग्लासेस उसने उठाए और आंखों पर लगाए। और कुछ लोग, अब के वो गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि सामने वाला नज़रअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी में जा बैठा और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ लोग लगता है मिर्चें खाकर घर से निकलते हैं। बदतमीज, किताब भी नहीं उठा कर दी, ना सॉरी बोला। गुस्से से सोचते हुए वो अंदर भर गई। वो अंदर दाखिल हुई तो आयशा को सामने खड़े पाया, जो सामने खड़े लड़के को कुछ हदायत दे रही थी। हुदा आराम से लॉन में रखी कुर्सी पर आ बैठी। कुछ ही लम्हों में आयशा उसके सामने थी। लड़का बाहर जा चुका था। ये कौन था? हुदा ने पूछा। कौन? उसने बैठते हुए कहा। बस जो अभी बाहर थे। अच्छा, वो नया ड्राइवर रखा है, वो था। उसने समझा वो अभी यहाँ से निकलने वाले के बारे में पूछ रही है। हैं? अच्छा, हुदा ने हैरत से कहा। इतने एटीट्यूड वाले ड्राइवर भी आने लगे हैं इस दुनिया में। अपनी सोच पर सर झटकते हुए वो आयशा की तरफ मुतवज्जा हो गई। अगले दिन वो दोबारा आयशा की तरफ गई। अस्सलाम वालेकुम चहकते हुए वो आकर सीधा उसके पास कुर्सी पर बैठी। आयशा की तरफ से जवाब ना आया तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो पूरी तरह कैनवस पर पेंट करने में मगन थी।
थोड़ा सा आगे खिसक कर उसने कैनवस पर एक नजर डाली। वो किसी शख्स का साइड पोज पेंट कर रही थी। क्या बना रही हैं? वो देख चुकी थी लेकिन फिर भी पूछ बैठी। आयशा कुछ ना बोली, बस हाथ में पकड़े ब्रश से सामने की तरफ इशारा किया। हुदा ने उस जानिब देखा। ओ, सामने वो खड़ा था, लॉन के दूसरे कोने में। वो रुख दूसरी तरफ किए फोन पर किसी से बात कर रहा था। जीन्स के ऊपर सफेद शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। ड्राइवर हैंडसम भी आने लगे हैं। वाह, अच्छा, अब आप ड्राइवर की पेंटिंग बनाएंगी? हुदा अजहद हैरान थी। उसकी बात पर आयशा का हाथ यकदम रुका। क्या? उसे लगा उसने गलत सुना है। जवाब देने की बजाय हुदा ने अपने हाथ बांधे, कुर्सी की सीट से टेक लगाई और आबरू उचकाकर आयशा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, क्या वाकई समझ नहीं आई? अरे पागल, ये अब्दुल हादी भाई हैं, ड्राइवर नहीं हैं। आयशा ने धीमी आवाज में उसे डपटा और हादी की तरफ देखा कि कहीं उसने सुन तो नहीं लिया, लेकिन वो फोन की तरफ मुतवज्जा था। क्या? उसका मुंह हैरत से खुल गया। आहिस्ता बोलो, ये हादी भाई हैं, ताई अम्मी के बेटे जो बाहर पढ़ते हैं, छुट्टियों पर आए हुए हैं। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता बताते हुए दोबारा ब्रश उठाया। ओह सॉरी, मैं समझी कि ये, लेकिन आपने ही कहा था कि ये ड्राइवर हैं। वो माजरत करते हुए कल की बात याद आते ही आयशा को घूरने लगी। तो वाह, तुम्हें हादी भाई कहाँ से ड्राइवर लग रहे हैं? आयशा ने सदमे से दिल पर हाथ रख कर पूछा। उसके कहने पर हुदा ने हादी की तरफ देखा। ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी है और शक्ल भी अच्छी है, एमी ड्राइवर बना दिया। वो सोचकर शर्मिंदा हुई। ड्राइवर मैंने राफिया को कहा था, जो कल यहाँ खड़ा हुआ था सामने मेरे। आयशा ने अपनी सफाई देते हुए और बताया तो वो खामोश हो गई। वो कैनवस की तरफ मुतवज्जा हो गई। हुदा की नजरें कभी किताब की तरफ जाती तो कभी उठकर हादी की तरफ। कल पैदा होने वाला तासुर ज़ाइल हो गया था। इम्प्रेशन अब अच्छा पड़ गया था। कुछ देर बाद वो फोन कान से हटाता हुआ इधर उधर देखे बगैर बाहर निकल गया। आसमानी रंग की लंबी फ्रॉक के साथ सफेद चूड़ीदार पैजामा पहनकर वो शीशे के सामने खड़ी हुई। बालों में ब्रश किया और क्लिप लगाकर आधे बाल खुले छोड़ दिए। हल्की सी नेचुरल लिपस्टिक भी लगा ली। शीशे में अपना अक्स देखकर उसने हम रंग दुपट्टा उठाया और सलीके से ओढ़ लिया। मुत्तमिन होकर वो बाहर निकल आई। अहमद खान हाउस में आज हादी के आने की खुशी में तकरीब रखी गई थी, जिसमें तमाम रिश्तेदार मौजूद थे। हुदा और उसके घर वालों से साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए वो भी मौजूद थे। बाबा से कहकर उसने फूलों का गुलदस्ता मंगवा लिया था। फूल ठीक रहेंगे? हमारी कौन सा इतनी जान पहचान है इनसे। हाँ, ठीक रहेगा। क्या इन्हें फूल पसंद होंगे? यही सोचते हुए वो मामा बाबा के हमरा घर के अंदर दाखिल हुई। पहली नजर आयशा की उन पर पड़ी। गुड़िया, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आयशा सीधी उसके गले लगी। हुदा के गाल सुर्ख हो गए। थैंक्स आपी, और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। उनकी तरफ देखते हुए हुदा ने दिल से कहा। मामा बाबा आगे जा चुके थे, वो सबसे मिल रहे थे। हुदा ने उस शख्स को ढूंढना चाहा, लेकिन इतने लोगों में वो देख ना सकी। ये फूल किसके लिए हैं? साथ खड़ी आयशा ने पूछा। ये वो घर बरागी। क्या कहूँ? हादी भाई के लिए लाई हो? आ जाओ, वो वहाँ उस तरफ हैं, दे देना। वो उसे साथ लिए एक तरफ ले आई। ये रहे हादी भाई, दे दो। आयशा की आवाज काफी ऊंची थी, जिसकी वजह से अपने दोस्तों में घिरे हादी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। हुदा उन्हें देख कर रह गई। नेवी ब्लू रंग के 3 पीस सूट में नफासत से बाल पीछे को सेट किए वो नजर लगने की हद तक हैंडसम लग रहे थे। उनकी बर्थडे भी आज है, आयशा ने पीछे से कान में कहा। वो उनके पास आकर खड़े हुए। क्या हुआ? उन्होंने आयशा की तरफ देखकर पूछा। हुदा की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। ये आपको विश करने आई है, आयशा ने मुस्कुराकर हुदा की तरफ इशारा किया। हादी ने अपना रुख उसकी तरफ किया। हुदा उनके मुतवज्जा होने पर घबरा गई। घबरा कर फौरन फूल आगे किए।
मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हादी ने एक नज़र फूलों को देखा और एक नज़र उस पर डाली, फिर सर को हल्का सा खम देकर फूलों को थामा और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू प्रीटी लेडी। हुदा भी आहिस्ता से मुस्कुरा दी। अगले ही लम्हे वो माजरत करता हुआ आगे बढ़ गया और हुदा की नज़रों ने गैर इरादी तौर पर उनका दूर तक ताक़ुब किया था। पिछले कुछ दिनों से उसके टेस्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से अपने कमरे तक महदूद रहती थी। आयशा की तरफ भी ना जा सकी। आखिरी दफ़ा वो उनकी तरफ दावत पर ही गई थी। हाँ, वो फ़ोन ज़रूर कर लेती थी। आज वो फारिग हुई तो पहली फुर्सत में आयशा की तरफ जाने का सोचा। ध्यान उस तरफ गया तो उसका जहन हादी को सोचने लगा। उस दिन के बाद उसे दोबारा नहीं देख पाई थी। ऐसी बात नहीं थी कि वो पागल हो रही थी। उसने पहले कभी ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचा था। अब हादी का तासुर उस पर अच्छा पड़ा था तो वो उसे एक लिहाज से पसंद करती थी और उसके जहन में उसके लिए एक अच्छा मुकाम था। बिला आखिर जो आज वो चली आई। गुड़िया, आयशा चहकती हुई उसकी तरफ लपकी। वो भी हंसती हुई गले लग गई। एक तो तुम पढ़ाई में मसरूफ हो जाओ तो हम उदास हो जाते हैं। आयशा ने उसके सर पर हल्की सी चित लगाई। वो हंसती हुई आगे आई। लॉन में आज दादो भी बैठी हुई थी। हुदा ने आगे बढ़ते हुए सलाम किया तो उन्होंने उसे साथ लगाकर प्यार किया। आयशा ठीक कह रही है, तुम आई नहीं तो वाकई में हमने तुम्हें बहुत मिस किया। ये तो उठते बैठते हुदा नहीं आई आज भी, हुदा ये हुदा वो करती रही है। आयशा की नकल करते हुए वो हल्का सा हंसी तो हुदा का बेइख्तियार कहका गूंजा। वो हंसती चली गई। पीछे सीढ़ियों से उतरते हुए किसी के पाँव को बेइख्तियार ब्रेक लगे थे। दादो आप भी ना। आयशा भी मुंह बनाकर हंसने लगी। अब वो वहीं खड़ा हो गया था। कौन? वैसे दादो, हुदा को हंसता देखकर हमेशा मूड फ्रेश हो जाता है। इसको हंसते हुए देखकर बाकी सब भी हंस देते हैं। आयशा ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, शायद अब वो हंसा था। अरे कौन? हाँ, मेरी प्यारी सी बच्ची है भी इतनी अच्छी, दादो ने प्यार से कहा तो गुलाबी होते हुए उसने अपनी हंसी जब्त की। प्यारी सी बच्ची। मुस्कुराते हुए सर झटकर वो दोबारा ऊपर चला गया। दादो उठकर अंदर चली गई तो आयशा और हुदा बातें करने लगी, जिसमें ज्यादातर आयशा ही बोल रही थी और उसकी हर बात हादी भाई से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हुई थी। हुदा मुस्कुराते हुए सुनती रही। वो अपने कॉलेज बैग में किताबें रख रही थी जब फाखरा बेगम ने आकर उसे इत्तला दी कि बाबा उसे अपने कमरे में बुला रहे हैं। सब कुछ वैसे ही छोड़कर वो उठ खड़ी हुई। जी बाबा, आपने बुलाया? दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल होते हुए उसने पूछा। हाँ गुड़िया, आ जाओ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा तो वो आगे आकर उनके पास बैठ गई। मैंने सोचा काफ़ी दिनों से बातें नहीं की हमने, क्यों ना आज मिल बैठें। हुदा हंस दी। जी बाबा, काफ़ी दिनों से मोरल लेक्चर नहीं दिया आपने। मुर्तज़ा ना सिर्फ उससे बहुत लाड करते थे बल्कि उसे कई अच्छी बातें भी सिखाते ताकि वो खुद को बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो फिर आज का उन्वान क्या है? अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने थोड़ी तले रखा और बाबा की तरफ मुतवज्जा हुई। आज हम बात करेंगे सेल्फ बिल्डअप के बारे में। उन्होंने बात शुरू की। हुदा मज़े से सुन रही थी और वो बोलते जा रहे थे। कहते हैं कि इंसान की तरबियत के जिम्मेदार उसके वालिदैन होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो एक ख़ास उम्र तक आपकी तरबियत करते हैं। उसके बाद जब आपको अकल आ जाती है तो आपकी तरबियत की चाबी आपके अपने हाथ में आ जाती है। आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आने लग जाती है। फिर आप अपना अच्छा बुरा सोचने लग जाते हैं। आपको मालूम होता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी। तब आपका ख्याल आप खुद रखते हैं और आपको खुद ही रखना होता है। इसके लिए आपको अक्लो सोच से काम लेना चाहिए, वरना तबाही की तरफ खुद को धकेलने वाले भी आप होते हैं और कामयाबी की तरफ उड़ने वाले भी आप ही होते हैं।
वो सांस लेने को रुके। हुदा स्याह आंखें हैरत से खोले, पूरी तरह उन्हें सुन रही थी। हम लोग अमीर फैमिली नहीं थे। भाईजान छोटा मोटा काम करते थे। मैं अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर लेता था। जिंदगी के इस फेज में बहुत लोगों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता मैं अपनी फैमिली की हर खुशी दे सकूं, तो मेहनत करता रहा। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जो आपकी ज़िंदगी पर मंफी असर डालते हैं, और दूसरा वो जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत रंग डालते हैं। साइड टेबल से उन्होंने जग उठाया तो हुदा ने फौरन पानी डालकर उनकी तरफ बढ़ाया। फारिग होकर वो दोबारा शुरू हुए। मनफी लोगों से हमेशा डरना नहीं चाहिए। वो बस हमें ज़िंदगी का एक सबक सिखाने आते हैं, और वो मुस्बत लोग होते हैं। उनके साथ गुजरने वाला हर लम्हा अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। कैसे पता चलता है कौन मुस्बत है? हुदा ने आंखें पटपटा कर पूछा। वो आपके साथ मुखलिस होता है। मुखलिस? हाँ, वो आपकी खुशी में खुश होता है और आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा होता है, बगैर किसी गर्ज के, बगैर अपनी फिक्र के। और मनफी लोग कैसे पता चलता है उनका? उनके रवैये दोगले होते हैं। आपके सामने कुछ और आपके पीछे कुछ और। आपकी खुशी से नाखुश और आपकी परेशानी में आपसे दूर। ओ और एक और बात बताऊं? वो थोड़ा सा आगे होकर राजदाराना अंदाज में बोले, जी, जब आपको लोगों की पहचान हो जाए तो दिल को एक आध दफा धचका जरूर लगता है। बस ये याद रखो, आपके साथ अल्लाह है और आपको लोगों की परवाह नहीं करनी। जो आपके साथ मुखलिस हैं उनकी कदर करो, बाकी सबको दफा करो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि आप खुद को समझा सको कि आपको लोगों का असर अपने ऊपर नहीं लेना। उसे चुप देखकर वो दोबारा बोले, समझी? जी। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया तो उन्होंने प्यार से उसके बाल बखेर दिए। वो हंस दी। मेरे बाद भी मेरी बातों को याद रखना, भूलना मत बाबा। हुदा ने हैरत से मुंह खोला। एक लम्हे को उनके जुमले ने उसे साकत कर दिया था। अगले ही लम्हे उन्होंने हंसकर माहौल नॉर्मल कर दिया और उसे गले लगाया। हुदा भी नॉर्मल हो गई, लेकिन वो ना देख सकी कि मुर्तज़ा साहिब के चेहरे पर गहरी सोचें छाई थी, बेहद गहरी सोचें। आयशा, आप भी जल्दी से ऊपर छत पर आए। आयशा आप भी जल्दी से ऊपर छत पर आई। वो फोन पर जोर से चीखी थी। अरे क्यों, क्या हुआ? वो जवाबन हैरत से बोली, यार इतना अच्छा मौसम है, ऊपर आ जाएं, इंजॉय करते हैं। मैं भी छत पर जा रही हूँ, वो खुशगवार मूड में कह रही थी। अच्छा यार, एक काम खत्म करके आती हूँ तुम्हारी तरफ, वो मसरूफ से अंदाज में बोली। उफ, बेजोक लोग, बुरबुराते हुए उसने फोन रखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन बारिश होते देखकर वो हंसती हुई फौरन छत पर चली गई। दूसरी तरफ आयशा ने कंधे उचकाए तो हाथी ने स्पीकर बंद करके फोन रख दिया। आयशा आटाल लगे हाथों से दोबारा किचन की तरफ चली गई। अपने हाथ पूरी तरह फैलाए, चेहरा ऊपर उठाए, उसने अपने चेहरे पर बारिश की हल्की हल्की बूंदों को गिरते हुए महसूस किया। एक खुशगवार एहसास उसके इर्द गिर्द झूमने लगा। या अल्लाह, उफ, क्या मज़ा है बारिश का। हवा के साथ वो भी झूमने लगी। जामनी शलवार कमीज और हम रंग दुपट्टा अच्छी तरह से कंधों पर फैलाए वो हमेशा की तरह हसीन और मासूम लग रही थी। उफ अल्लाह, दिल चाहता है हमेशा के लिए ये खुशगवार मौसम ऐसे ही रहे। बारिश ज़रा तेज़ हुई तो वो हंसते हुई ऊपर देखने लगी। पानी की बूंदें इतनी ज़ोर से बरस रही थी कि उसने फौरन आंखें मीच के अपना चेहरा नीचे किया। वो चलती हुई परिंदों के पिंजरे तक आई और उन्हें उठाकर बारिश से बचाकर एक तरफ रखा। हम लोग बारिश में नहीं नहा सकते, उन्हें देखते हुए कहा और खुद ही अपनी बात पर हंस दी। आप कहाँ से आ रहे हैं? आयशा ने उनके गीले कपड़े देखते हुए हैरत से पूछा। कार सुनने गया था, बाहर गीला हो गया। फोन से नजरें हटाकर उसने जवाब दिया। आपको तो बारिश इतनी पसंद नहीं और भीगे आप पूरे हुए हैं। उसने चौंक कर उसे देखा और फिर अपने कपड़ों को।
हाँ बस ज़रूरी कॉल थी, इसलिए बाहर चला गया। अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे, चेंज करने जा रहा हूँ। अरे मियाँ, क्या वाकई अपनी सोच पर खुद ही उसने सर झटका और कमरे की तरफ बढ़ा। तुम कहाँ जा रही हो आयशा? उसे बाहर जाता देखकर वो पूछ बैठा। खुदा की तरफ। बारिश हो रही है ना, वो तो दीवानी है अच्छे मौसम की, इंजॉय करेंगे मिलकर, वो कहते हुए बाहर चली गई। अच्छा, वो मुस्कुराया। उफ, मैं क्यों एमी मुस्कुरा रहा हूँ? क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन मुझे तो बारिश पसंद नहीं। उफ, बारिश किस बेज़ौक को नापसंद होगी? वो कमरे में चेंज करने चला गया। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? वो फोन कान से लगाए हादी से मुखातिब था। मुझे यही लगता है कि वो उसका भला कभी नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ से फिक्रमंद और परेशान से आवाज सुनाई दी। तुम्हें लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, अब तुम बताओ क्या किया जाए? दूसरी तरफ से आवाज उभरी। इतनी फिक्र है उसकी? आहद ने पूछा। बेवकूफ, दो चार मजीद हसीन अल्फाज उसने मुंह में दबाए और बोला, क्या इतनी रात को ड्रामे करूंगा तुम्हारे सामने? ऑफ कोर्स यार, फिक्र है मुझे बहुत उसकी। आखिर में वो धीमे फिक्रमंद लहजे में बोला तो आहद कुछ सोचने लगा। उसे लेकर भाग जाओ, वो मजे से बोला। व्हाट? किसको लेकर भाग जाऊं? वो हैरत से चीखा। तो उसने फोन कान से हटाया और उसे घूर कर दोबारा कान से लगाया। मुझे। आहद मुंह बसोर कर बोला। आहद, आई एम सीरियस, वो चबा कर बोला। यार, आई एम सीरियस टू। उन्हें ले जाओ यहाँ से, इस माहौल से निकालो, पूरा प्लान फूटो मुंह से, हादी दूसरी तरफ से बोला। तो आहद ने तफसील से बात शुरू की। ठीक कह रहे हो, आई लाइक द आइडिया, चलो निकलो अब यहाँ से। उसने कॉल काटी तो आहद ने दोबारा फोन कान से हटा कर घूरा। मजनू कहीं का। हादी भाई, कल जा रहे हैं, तुम हमारी तरफ आ जाना कल, ओके? ओके आपी। फोन बंद करके वो उदास सी अपने कमरे में आ गई। मुझे इतना उदास नहीं होना चाहिए। पागल हो गई हो? खुदा अपनी सोचों को झटकते हुए वो काम में लग गई और अगले दिन उनकी तरफ गई। सामने ही लॉन में वो खड़ा नजर आ गया। वो झिझकते हुए उसी की तरफ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। खुदा पूरी हिम्मत सरफ करके सलाम किया। बेख्तियार चौंकते हुए उसने सर उठाया तो बेजान सा उसे देखता रहा। हुदा घबरा गई। वो मैं हुदा हूँ, साथ वाले घर से, आयशा आपी की दोस्त। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ओ वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। हादी ने मुस्कुरा कर कुर्सी की तरफ इशारा किया, लेकिन ना वो बैठी और ना ही हादी। आप वापस जा रहे हैं? हुदा ने लहजा नॉर्मल रखते हुए नीचे देखकर पूछा। जी, शाम को जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा, वापस आने के लिए जाना पड़ता है। हादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसका सर झुका हुआ था। हुदा ने कुछ भी ना कहा, बस एक दफा नजरें उठाकर लम्हा भर को हादी की तरफ देखा। हादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसका सर झुका हुआ था। हुदा ने कुछ भी ना कहा, बस एक दफा नजरें उठाकर लम्हा भर को हादी की तरफ देखा और वापस पलट गई। पीछे खड़ा हादी उसकी स्याह आंखों में डूब कर रह गया था। क्या तासुर था उसकी आंखों में। वो वहीं खड़ा सोचता रहा और शाम को वो चला गया। आयशा उसे बता चुकी थी और उसके ना आने पर खैर खबर भी ले चुकी थी। हुदा, तुम्हारे ताया अब्बू का फोन आया है, तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो, आसिम लेने आया है, उन्होंने रोते हुए कहा। तो हुदा सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुपट्टा लेते हुए बाहर की तरफ भागी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते हुए उन्हें देर हो गई थी। पाँव ने नीचे से जमीन और आसमान के ऊपर से छत उठ जाना क्या होता है, ये हुदा उस वक्त अच्छी तरह बता सकती थी। एक चीख उसके हलक से बेख्तियार निकली थी, बाबा, और फिर बेख्तियार कई आंसू आंखों से लड़खते गए।